जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड सरकार का दावा है और उनकी वेबसाइट या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि 2022 में वहाँ 5 करोड़ पर्यटक आए। वो एक इसे उपलब्धि के तौर पर मानते हैं। लेकिन यदि मैं इन आंकड़ों को जम्मू कश्मीर और हिमाचल से तुलना करूं और उसके बाद जो तथ्य आपके सामने आएंगे तो आपको चौंका देंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि यह क्या हो रहा है। अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो उत्तराखंड सरकार, हिमाचल सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पे या बड़े अखबारों में आई खबरों के आंकड़ों से मैंने उनसे तथ्यों से ली है। अब मैं पहले उत्तराखंड की बात करता हूँ। उत्तराखंड में 2022 में जो टूरिस्ट आए उसमें धर्माटन भी है और पर्यटन भी है, दोनों तरह की। उनमें आए लोग वहाँ पर 5 करोड़ और इसका जो वहाँ की जीडीपी में योगदान रहा, जो उनसे पैसा आया, राजस्व आया, उसका योगदान है मात्र 2.96 यानी 2.96%। और अब चलते हैं हिमाचल में। हिमाचल में इसी अवधि में लगभग 1.5 करोड़ पर्यटक आए और उनसे वहाँ की जीडीपी में जो योगदान है वो है 7.1%, 7.1%। और जम्मू कश्मीर, हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसी अवधि में 1.62 यानी 1.62 करोड़ पर्यटक आए, जबकि वहाँ आतंकवाद और उसका भी थोड़ा थोड़ा असर अब भी है। इसके बावजूद में और उनकी जीडीपी में योगदान रहा वो 6% यानी 6%। अब उत्तराखंड में 5 करोड़ लोग आते हैं और वहाँ की जीडीपी मात्र 2.96% का योगदान करते हैं। है ना अद्भुत, चौंकाने वाली बात। इसका मतलब 2 बातें हैं। वहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं, अपनी जेबें ढीली नहीं कर रहे हैं, यानी वहाँ वो आ रहे हैं और खर्च नहीं कर रहे हैं। पर्यटक आने का मतलब ये है कि पर्यटक आए, कुछ वो खर्च करे, चाहे होटल में रहे, खाए या जो भी वो खर्च हो सकता है, वो उसका जो टैक्स मिले खर्च का वो राज्य सरकार के राजकोष में जाए। इसका मतलब ये नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है वो देखिए, आप आंकड़े देखेंगे तो और भी आपको मज़ेदार। उत्तराखंड में जो ये 5 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें से 3.5 करोड़ दोबारा कह रहा हूँ मैं, इतने लोग कांवड़ी थे। ये कांवड़ की में जो लोग थे वो इतनी आबादी, इतनी पॉपुलेशन या इतने लोग वो वहाँ हैं। अब कांवड़ी जो हैं वो क्या करते हैं, हरिद्वार तक आते हैं अधिकतर और उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या उनकी गोमुख या गंगोत्री गोमुख तक जा रही है। वहाँ पे उनके लिए हर जगह पे धार्मिक संस्थाएं रहने का, खाने का, ठहरने का सब इंतजाम करती हैं। तो ये जो करोड़ लोग वहाँ आते हैं, 3.5 करोड़, वो वहीं पे खाना खाया सरकार की तरफ या जो दूसरी संस्थाएं स्वयं से वो लगाती हैं और चले जाते हैं। तो ये जो 3.5 करोड़ है इनसे राजस्व आपको कुछ नहीं मिल रहा। इसके अलावा 45 लाख लोग 4 धाम यात्रा पे आए और इसी तरह 2.15 लाख यानी 2,15,000 लोग हेमकुंड साहिब आए। ये भी धार्मिक यात्रा पर है। अब इनके बाद जो बचे वो लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास जो लोग बसते हैं ये शहरों में, जो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल थे वहाँ पे गए। और इनमें भी अधिकतर जो मैक्सिमम जो बोझ पड़ा वो मसूरी पे पड़ा और नैनीताल। अब देखने वाली बात है कि 22 साल में उत्तराखंड सरकार एक भी ऐसा शहर नहीं बसा सकी जो पर्यटन के तौर पर लोगों को आकर्षित करता। आप टेहरी की बात करते हैं, टेहरी जो बांध बना है उसमें झील, लेकिन उसमें इन्होंने सिर्फ नाव और झील और वो जो है वो चलाया है, लेकिन बनाया तो उसे वो राज्य बनने से पहले ही, और उत्तराखंड सरकार का उसमें हिस्सेदारी भी नहीं है। उसमें उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का ऐसे सिर्फ 20% बिजली मिलती है, जो हर जगह मिलती है जहाँ पे वो बनता है, जो बांध होता है या जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है उस स्टेट को मिलता ही है। इसमें कोई नई बात नहीं। तो इसमें इनका योगदान, तो एक भी शहर उत्तराखंड सरकार नहीं।
और सरकार चाहती तो उत्तराखंड में अकेले गढ़वाल में जो एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई और मेरा एक वीडियो भी है कि यहाँ पे करीब छोटे बड़े 250-300 गढ़ हैं और 250 के आसपास ही 200-250 कुमाऊं में भी। तो ये कितने हो जाते 400-500 जो गढ़ है, इनको जो प्रमुख गढ़ थे इसमें से हम 100 भी मान लें, 50 भी मान लें, तो बड़े गढ़, प्रसिद्ध गढ़, उनको इन्होंने टूरिज्म से नहीं जोड़ा। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार का एक ही है कि जो उत्तराखंड के धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन स्थलों में बना रही है। अब जो बड़े बड़े हाईवेज जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं और फाटा और कहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ जा रहे हैं या दूसरी जगह भी जो लग गए हेलीकॉप्टर और वहाँ से फिर बैठ के वापस आ जा रहे हैं। अब ये जो किस तरह का टूरिज्म वहाँ पे आया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कैसा टूरिज्म उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है। पहले मैंने जैसे कहा कि कांवड़ जो है ये आते हैं मुफ्त में, वहाँ जो उनको मिलता है खाना वो चले जाते हैं। ये मैं धार्मिक तौर पे नहीं, मैं सिर्फ पर्यटन के एंगल से बोल रहा हूँ। अब ये खाया पिया और वहाँ पे सिर्फ गंदगी छोड़ के चले। दूसरा है हेलीकॉप्टर। जो धन्ना सेठ है वो सीधे जहाज़ से देहरादून आते हैं, देहरादून से वो हेलीकॉप्टर से पहले वो केदारनाथ जी जा रहे हैं जैसे, तो वहाँ से वो क्या करते हैं गोपेश्वर के आसपास पहुँचते हैं, वहाँ जो भी है, और वहाँ से भी जाके मतलब वो एक ही दिन में वापस आ जाते हैं। तो जो पहले जो धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल होता था वहाँ पे 5-10 दिन तो लगते थे। तो जो वहाँ के जो आसपास के ढाबे थे, लोगों में रहते थे, खरीदारी करते थे, कुछ वहाँ राजस्व मिलता था, लोकल लोगों को मिलता था, तो वो अब बंद हो गया। ये जो यानी जो बड़े बड़े जो आप सड़कें बना रहे हैं वो बाहर के लोगों के लिए बना, लोकल लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा। अब एक और बताऊँ, एक है जो हेमकुंड साहिब पर्यटन आता है। हेमकुंड साहिब में क्या हो रहा है कि सभी नहीं लेकिन बड़ी संख्या ऐसी यात्रियों की भी है जो पंजाब से या दूसरे राज्यों से ट्रक लेके चलते हैं। ट्रक में अनाज भी लादा, उसी में आए और वो पैसे ऋषिकेश या हरिद्वार के गुरुद्वारे में आए, वहीं खाया और अनाज उनको दे दिया, निकल गए। फिर आगे अगले दिन वो या ऋषिकेश या से चले और श्रीनगर या विष्णुप्रयाग तक पहुंच गए और वहाँ रहे, गुरुद्वारा में रहे, खाया और निकल गए। तो टूरिज्म से पैसा क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं सभी ने, कुछ लोग, ये बड़ी संख्या इसमें यही है। कुछ लोग जाते हैं जो वहाँ के होटलों में रहते हैं या उत्तराखंड ये गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो होटल है उनमें भी रहते हैं, बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे ही हैं। तो ये जो टूरिज्म आ रहा है, इसी के अलावा चार धाम में भी यही हो रहा है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे ही हैं जो धर्माटन के लिए एक पर्यटन के तौर पे आ रहे हैं। रात को बैठे दिल्ली से और सुबह पहुंच जाते हो लगभग श्रीनगर से आगे तक, और अगले दिन वो केदारनाथ जी, और अगले दिन फिर बड़ी गाड़ियों में लेके आ जाते। तो पैसा कहाँ मिलेगा इनको? थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल खरीद दिया, उसके अलावा या एक आध ढाबों में खा लिया, उसके अलावा बहुत कुछ नहीं हो रहा है। ये टूरिज्म कैसे सरकार कर रही है? एक बार फिर आंकड़े में आपको गिना रहा हूँ। उनका जो जीडीपी में योगदान है कितना है? 5 करोड़ लोगों में से है मात्र 2.96%। 2.96% इतना ही इनको मिल रहा है, और जबकि उससे भी कम संख्या में जो लोग जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल को ज़्यादा राजस्व दे रहे हैं। तो आखिर क्या इस पर सोचा नहीं जाना चाहिए? और क्या एक शब्द, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या उत्तराखंड में ये एक पॉटी टूरिज्म नहीं हो रहा है कि लोग आते हैं, खाते हैं, पोटी करके चले जाते हैं और बस एक पॉटी टूरिज्म है। इन शब्दों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई शब्द था नहीं। आप भी सोचिए क्या एक पॉटी टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं। 22 साल में उत्तराखंड सरकार ने क्या किया कि जो 5 करोड़ लोग आप आ रहे हैं, और वो भी कहाँ जा रहे हैं? हिमालय के आंतरिक भागों में, ग्लेशियर में, जहाँ ग्लेशियर पिघलेंगे। मैं लगातार कह रहा हूँ कि पूरी हिमालय बेल्ट में आप मसूरी आइए, देहरादून जाइए, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं। लैंसडाउन जाइए, तारकेश्वर महादेव जाइए, के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जाइए, और भी जो रानीखेत जाइए, इनमें कोई दिक्कत नहीं, पिथौरागढ़ जाइए। लेकिन आप इंटीरियर इलाकों में आप जाएंगे जहाँ ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, गोमुख, तो ग्लेशियर पिघलेंगे। यही हिमाचल की हालत है, यही जम्मू कश्मीर की हालत है, या नॉर्थ ईस्ट की बात है। तो ये जो सिंधु सी और उसकी जुड़ी सहायक नदियाँ, गंगा या उसकी सहायक नदियाँ, या ब्रह्मपुत्र या उसकी सहायक नदियाँ, तमाम सूख जाएंगी, सरस्वती बन जाएंगी। और फिर ये जो पंजाब से लेके और पश्चिम बंगाल तक ये जो लहलाते खेत हैं, ये कहीं मुझे डर है कि कहीं राजस्थान की रेगिस्तान की तरह न बन जाए। और जब ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियाँ नहीं बचेंगी, तो खेत नहीं बचेंगे, पीने को पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे।
सारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की या जिस तरह की सभ्यताएं हो जाएंगी। तो आखिर ये सोचना होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि आप हिमालय के आंतरिक भागों में कितने लोगों को भेजेंगे, और फिर उत्तराखंड सरकार को कि आप 5 करोड़ लोगों को तो बुला रहे हैं, लेकिन ये पॉटी टूरिज्म क्यों करवाएं? इस पॉटी टूरिज्म को आपको रोकना होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। ये मेरे विचार है। भारतीय संविधान मुझे बोलने की आज़ादी देता है और आप भी स्वतंत्र हैं इसको सुनने के लिए। न सुने, आपको सहमत हो असहमत हो, आप सहमत हैं या असहमत कमेंट में अवश्य लिखें, लेकिन तर्क के साथ। मुझे तर्क मिलेंगे तो हो सकता है मैं दूसरी वीडियो में और भी अच्छा उसको आपके पास उसमें रखूँगा। तो हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित मेरे चैनल को, हिमालय लुक को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। संपादकीय न्यूज है मेरे समाचार विश्लेषण पर, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मिशन है मेरा हिमालय की सभ्यता को नई टेक्नोलॉजी के देश दुनिया के सामने रखने का। यह तभी सफल होगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।